बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मकसद इस लेक्चर का ये है कि आपको थोड़ा-सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से, कैलकुलेशन के हवाले से थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाए और आपको पता चले कि हम टाइम जो है किसी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी एल्गोरिदम के ना ये 3 केसेज़ होते हैं। बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, यानी कम से कम वो एल्गोरिदम या एक ख़ास सिचुएशन में कितना टाइम लेगा रन होने में, ऑन द एवरेज कितना टाइम लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा। और इसको ज़्यादातर बुक्स में रिप्रेज़ेंट किया जाता है ओमेगा से, एवरेज टाइम को रिप्रेज़ेंट किया जाता है थीटा से और वर्ड्स को रिप्रेज़ेंट किया जाता है बिग ओ से या बिग ऑर्डर नोटेशन भी इसको कहा जाता है। हम बेसिकली बिग ओ या बिग ऑर्डर नोटेशन में इंटरेस्टेड हैं और आपके ज़्यादातर एल्गोरिदम जो है, वो इसी टाइम पर रैंक किए जाते हैं कि वर्स्ट केस में वो एल्गोरिदम जो है, वो कितना टाइम लेते हैं। तो जो एल्गोरिदम्स आपके पास वर्स्ट केस में कम से कम टाइम लेते हैं, वही एल्गोरिदम्स जो है, प्रेफ़र किए जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल वर्ल्ड सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा बेटा, ऐसे है कि आपने चूँकि एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कैलकुलेट करना है कि वो रन होते हुए कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप जो है ना सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल मशीन जो है सपोज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मशीन। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की मैं बात नहीं कर रहा। आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह जो एक कोर्स आएगा व्हिच इज़ डेडिकेटेड टू एंटायरली एनालिसिस, उसके अंदर आप इस वर्ड को जाकर पढ़ेंगे और वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इस कोर्स में भी आपको कुछ ना कुछ नो हाउ बेसिक होनी चाहिए कि आप एनालिसिस कैसे करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप एक हाइपोथेटिकल मशीन के ऊपर सपोज़ करेंगे, जहाँ पे आप अपना एल्गोरिदम रन करेंगे और इस एल्गोरिदम के इस मशीन के ऊपर कोई भी एल्गोरिदम का जब रन होगा, तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर एक ऑपरेशन जो है, वो 1 यूनिट टाइम में रन होता है। ऑपरेशन जो है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, आपके एल्गोरिदम की कोई एक सिंगल स्टेप हो सकती है, जो कोई जिसमें आप कोई कांस्टेंट काम कर रहे हो, एक छोटा-सा काम कर रहे हो। वो कोई सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट है या आप कोई इनपुट ले रहे हैं या आप 1 प्लस 2 कर रहे हैं या कोई भी मैथमेटिकल छोटा-सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो 1 यूनिट टाइम में हम उसको कंसिडर करेंगे। इसमें हाइपोथेटिकल मशीन के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक एल्गोरिदम है और उस एल्गोरिदम को आप कोर आई2 पे रन करें और सेम एल्गोरिदम अगर आप जो है लेटेस्ट कोर आई7 की जो है, जो लेटेस्ट जनरेशन है, उस पे रन करें, तो इस मशीन के ऊपर इट इज़ बाउंड टू रन फास्टर ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपने एल्गोरिदम को अपने कोड को फास्टर मशीन दे दी और वो फास्टर चल गया, तो दिस डज़ नॉट प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम जो है, उसकी एफिशिएंसी जो है, उसका लॉजिक डिफाइन करता है कि उसका लॉजिक कितना अच्छा लिखा गया है। तो इस वजह से हम इसको प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट एनालिसिस करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के का हार्डवेयर का इसमें अमल दखल ना हो, बल्कि उसके लॉजिक की बेस पर हम ये डिसाइड कर सकें कि ये एल्गोरिदम जो है, इसका रनिंग टाइम कितना एफिशिएंट है। तो हमने एक हाइपोथेटिकल मशीन डिज़ाइन की है और हम उसको नाम रैंडम एक्सेस मशीन देंगे, जिसकी इनफाइनाइट मेमोरी है और उसके अंदर तमाम मेमोरी को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन जो है, वो 1 यूनिट टाइम लेता है। अगर यही ऑपरेशन अगर आप जो है कोर आई2 या कोर आई7, हो सकता है एक ऑपरेशन कोर आई7 पे जो है, वो 1 नैनोसेकंड लेता हो और वही ऑपरेशन जो है कोर आई2 पे मोस्ट प्रोबब्ली 1 मिलीसेकंड या 1 माइक्रोसेकंड लेता हो, ठीक है? 1 माइक्रोसेकंड इज़ मोर मोर लाइकली टू बी, लेकिन बहरहाल कोई भी केस हो इसमें, तो ये आपके पास प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट बातें हैं। हम प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बात करना चाहते हैं, इसलिए हम कोई टाइम की यूनिट भी यूज़ नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन जो है, वो 1 यूनिट टाइम लेगा। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक सिंपल सा कोड है। इंट x इक्वल्स 5, आपने कहा x मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स 2 और काउट x। अब इस कोड का मैंने सिंपली एनालिसिस करना है। ये एक मेरा छोटा-सा एल्गोरिदम है, एक कोड है, एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है जिसका मैंने एनालिसिस करना है। तो इसके अंदर आपके पास 3 ऑपरेशन हैं। मैं ये कहूँगा कि मेरे रैम के ऊपर इसको रन करो, तो ये पहली इंस्ट्रक्शन 1 यूनिट टाइम लेगी, 1 यूनिट टाइम ये इंस्ट्रक्शन लेगी और 1 यूनिट टाइम ये वाली इंस्ट्रक्शन लेगी। तो हम ये कहेंगे कि इस कोड का रनिंग टाइम जो है, वो आपके पास बिग O ऑफ 3 है। क्यों? 1 प्लस 1 प्लस 1 कॉमन सेंस, इन 3 इंस्ट्रक्शंस को मेरी रैम मशीन के ऊपर चलने के लिए टोटल 3 यूनिट टाइम लगेगा, व्हिच इज़ इक्वल टू बिग O ऑफ 3, ठीक? अब इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखिए और इसको लेकर हम आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा जनरलाइज़ करेंगे। हम थोड़ा-सा एक ऐसा एल्गोरिदम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें आपके पास एक लूप है, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि आपके पास एक लूप है इंटीजर, ये उसका लूप वेरिएबल है i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, और इसके अंदर लेट्स सपोज़ आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू y mod 2
और एक ऑपरेशन आपने किया फॉर एग्जांपल y प्लस इक्वल्स 20 और एक ऑपरेशन आपने लेट्स सपोज यहाँ पे कोड कर दिया क्या कर दिया चले आपने डिस्प्ले कर दिया उसकी वैल्यूज को सी आउट एक्स एंड वाई कुछ इस तरह का आपने काम किया है। तो ये जो तीन ऑपरेशन जो आपके इस लूप की बॉडी के अंदर हैं, ये एक यूनिट टाइम रैम पे ये लेगा, एक यूनिट टाइम ये लेगा, एक यूनिट टाइम ये लेगा। तो इस बॉडी का यूनिट टोटल यूनिट जो आपके पास रनिंग टाइम आ गया 1+1+1 वो आपके पास कितना आ गया 3। ठीक है, इन तीनों एक्सप्रेशन या इंस्ट्रक्शंस के रनिंग टाइम को आपने ऐड कर लिया। अब 3 जो है, ये 3 इस लूप की आइट्रेशन के इस लूप की हर आइट्रेशन में 3 यूनिट टाइम लग रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस लूप का अगर मैंने टोटल रनिंग टाइम जो है वो मैंने कैलकुलेट करना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि लूप कितनी बार रन कर रहा है 5 टाइम्स। तो इसकी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं कहूँगा जी इस यानी 3 को 5 टाइम्स ऐड कर दो। तो अगर आप 3 को 5 टाइम्स ऐड कर दें, तो आपके पास टोटल रनिंग टाइम जो है वो आ गया बिग O ऑफ 15। आप ये कहेंगे कि आपके इस कोड का जो रनिंग टाइम है, वो है बिग O ऑफ 15 एक कांस्टेंट रनिंग टाइम है, ठीक? इसको ज़्यादा बेहतर तरीका हम इस तरीके से करते हैं कि हम बॉडी का रनिंग टाइम कैलकुलेट जैसे इस केस में आप देखें आपके बॉडी का रनिंग टाइम आपके पास आ गया 3 और इसको इस पे आप अप्लाई कर देते हैं समेशन क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इन तमाम टाइम्स को ऐड कर रहे हो, ठीक? इस समेशन के ऊपर जो फिर आपके जो लूप वेरिएबल है उसको हम अपना लिमिट वेरिएबल बना देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे लूप वेरिएबल है i और i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से और 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है आपके पास वो जा रहा है 5 तक, ठीक है? वो अगर आपके पास 5 तक जा रहा है तो 5 हो गया अपर लिमिट इट मीन्स 3 को 5 टाइम्स ऐड करो। क्या आपको पता है मैथमेटिक्स में ऑफ कोर्स आपने पढ़ा हुआ है कि आप इस तरीके से एक सम ऑफ नंबर्स को आप इस तरीके से समेशन के अंदर लिख सकते हैं। अब समेशन का रूल आपको पता है कि अगर उसके अंदर कोई कांस्टेंट पाया जाए तो आप उसको अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आ जाता है। यानी इसमें कांस्टेंट है 3 इसकी अपर लिमिट आपके पास क्या है 5 तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो इसका रनिंग टाइम आपके पास क्या आ गया बिग O ऑफ 15। ठीक है जी? अच्छा, इसी बात को आगे लेकर चलते हैं और लेट्स जनरलाइज इट। इसको आहिस्ता-आहिस्ता हम जनरलाइजेशन की तरफ लेके जाएँगे कि ये टाइम्स क्या होते हैं और कैसे आते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं थोड़ी-सी जनरलाइज़ बात करूँगा कि मेरा लूप जो है लेट्स सपोज इट इज़ रनिंग हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, ठीक? n कैन बी एनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10, 20, 50, 100, मिलियन, बिलियन, इवन ट्रिलियन, ठीक? और मेरे इस लूप के अंदर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 कुछ 5 इंस्ट्रक्शंस हैं और वो पाँचों इंस्ट्रक्शंस जो हैं कांस्टेंट टाइम ले रही हैं। तो बजाय ये कि हम एक हर एक अलग-अलग ऐड करके हम आमतौर पे कोई जनरल कांस्टेंट्स उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं या और भी आसानी की खातिर हम ये कहते हैं कि हमारा ये जो बॉडी है इसके तमाम एक्सप्रेशन मिला के हम कह देते हैं कि भाई इट इज़ टेकिंग 1 यूनिट टाइम। हम ये कहते हैं कि इस बॉडी का रनिंग टाइम जो है बिग O ऑफ 1 है। हम बात को और भी सिंपल कर देते हैं, ठीक है जी? अब अगर अगर आपके पास तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके उसके अंदर लिखे आपके लूप की बॉडी में लिखे हुए तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स या एल्गोरिदम की स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट टाइम ले रही हैं, तब उसको बिग O ऑफ 1 से आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 जो है ये कितनी टाइम रिपीट हो रहा है उस पे हमने समेशन अप्लाई करनी है क्योंकि आपका लूप चल रहा है ये 1 बार-बार रिपीट हो रहा है तो आप इसका लूप वेरिएबल ले लें जो कि आपके पास i है। i को आपने कहाँ से इनिशियलाइज़ कर दिया 1 से और i कहाँ तक जा रहा है n तक। अगर समेशन के अंदर आपके पास कांस्टेंट हो उसको अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय n। हम ये कहेंगे कि हमारे इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है बिग O ऑफ n है व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड अ लीनियर टाइम, ठीक है? इसको लीनियर टाइम भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक? बहरहाल वो ग्राफ की प्लॉटिंग भी हम इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिलहाल आपके ज़हन में ये होना चाहिए। ओके लेट मी टेक दिस अ बिट नॉच फर्दर, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। मैं लेट्स सपोज इस दफ़ा लेट मी ऐड 2 लूप्स। अगर मेरे पास 2 लूप्स हों और वो दोनों लूप्स जो हैं आपके पास नेस्टेड हैं। पहला लूप जो है वो आपका आई लूप मैं उसको कह दूँगा इट इज़ रनिंग n टाइम्स और अगेन n इज़ अ जनरलाइज़ेशन of when the number of values that are given to my algorithm या code या सॉफ्टवेयर और the second loop is let me call it the j loop और ये क्योंकि मैं इसके j के थ्रू इसके अंदर आइट्रेशन कर रहा हूँ लेट्स सपोज ये भी आपका रन कर रहा है n टाइम्स। आप इसको इंक्रीमेंट करें और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स बॉडी में दी गई हैं। जब आपके पास नेस्टेड लूप हो तो आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इनर मोस्ट लूप से। तो इनर मोस्ट लूप के सबसे पहले बॉडी को आप एनालाइज करेंगे तो अगेन ये कांस्टेंट टाइम टेकिंग
इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर इसके अंदर कहीं लूप लगा हुआ है तो अगेन फिर वो आपके इनर मोस्ट लूप वो हो जाएगा, आप पहले उसका रनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट रनिंग टाइम इंस्ट्रक्शन है, तो हम कहेंगे कि इस पूरी बॉडी का रनिंग टाइम जो है वो 1 टाइम हम ले लेते हैं, 1 यूनिट टाइम। अब ये 1 यूनिट टाइम जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितना बार ये इनर लूप चल रहा है। तो इस इनर लूप के लिए आप इस पे क्या लगा दें, आप इस पे समेशन लगा दें। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका लूप वेरिएबल ले लें, दिस वन जे, इसकी लोअर लिमिट कहाँ है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो वो इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी। और कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, तो ये इसकी अपर अपर लिमिट बन जाएगी। तो अगेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय n, तो आपके पास इनर लूप का रनिंग टाइम आ गया बिग O ऑफ n, या सिंपली n टाइम्स, यानी ये वाला लूप जो है n वैल्यूज के लिए n टाइम्स जो है आपकी मशीन पे n यूनिट टाइम लेगा, ठीक। अब n इनर लूप है, और मुझे पता है कि इनर लूप जो है आउटर लूप की हर आइट्रेशन के लिए कंप्लीटली चलता है। यानी आउटर लूप में ये जो जितनी भी आइट्रेशंस है, आई की वैल्यू 1 होगी तो जे 1 से n तक कंप्लीटली रन होगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो जे 1 से n तक कंप्लीटली रन होगा, सो ऑन एंड सो ऑन। यानी आउटर लूप की हर आइट्रेटिव वैल्यू के लिए इनर लूप इज टेकिंग n यूनिट टाइम या इज रनिंग कंप्लीटली। तो इसका मतलब यह है कि इसकी एक आइट्रेशन का टाइम n है, विच इज ऑफ कोर्स नाउ कांस्टेंट टाइम। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये कांस्टेंट टाइम आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब आप इस पे समेशन अप्लाई कर लें, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम रिपीट हो रहा है, कई बार ऐड हो रहा है। आप इस लूप वेरिएबल को ले लें अपने समेशन के अंदर आई, इसकी जो लोअर लिमिट है इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रही है 1 से, एंड इट इज गोइंग ऑल द वे अप टू n। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट, if there is a constant in summation you get the answer by multiplying the constant with the upper limit। तो आपके पास n multiplied by n, तो this becomes, sorry not this becomes n square। तो ये आप कह सकते हैं कि इस पूरे कोड का, ये इस पूरे एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो है बिग O ऑफ n स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक टाइम भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक टाइम। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लूं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 3 लूप्स। अगर आपके पास 3 लूप्स हो, let's suppose your first one is I loop, again sorry not j, I, running all the way up to n, or I'm sorry for my scrappy writing, और सेकंड वन जो है वो आपके पास जे लूप है, और ये जो जे जे आइट्रेशन जो हम जे वेरिएबल के थ्रू इसके अंदर कर रहे हैं, और जे इज रनिंग आल्सो ऑल द वे अप टू n, और द नेक्स्ट लूप इज लेट्स सपोज लेट्स कॉल इट के लूप, आई जे के, और k इज लेस देन और इक्वल टू n k प्लस प्लस। अच्छा अच्छा बेटा देखें, अगेन बॉडी आपसे अर्थ की एनालिसिस करनी हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप। अगर इसकी बॉडी के अंदर कोई लूप है तो जहन में रखिएगा, पहले उसका आप रनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर आप बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो अब मुझे नजर आ रहा है कि मेरे यहाँ पर जो इनर मोस्ट लूप है वो के लूप है, ठीक। तो अगेन मैंने इसका एनालिसिस करने के लिए मैंने जो बॉडी का रनिंग टाइम है वो मैंने 1 निकाल दिया, क्योंकि तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कांस्टेंट टाइम ले रही हैं। तो लेट मी कॉल इट के इसका एक आइट्रेशन में इसकी बॉडी 1 यूनिट टाइम लेती है। समेशन हम बहुत छोटी वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं, इसलिए हम 1 यूनिट टाइम लेते हैं। के लूप की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी लोअर वैल्यू 1 है, और जो अपर लिमिट जो है जहाँ तक वो लूप रन हो रहा है दैट इज n। तो के रन फ्रॉम 1 अप टू n, कांस्टेंट है, अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 1 मल्टीप्लाइड बाय n, आपके पास रनिंग टाइम आ गया n। अब ये n जो है यहाँ पर यूज करें इस लूप का रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए। समेशन अप्लाई कर दिया, आपका लूप वेरिएबल है j, और लोअर लिमिट क्या है बेटा इसकी, वंस अगेन 1, रनिंग ऑल द वे अप टू n, ठीक है। तो इसका रनिंग टाइम आपके पास आ गया n स्क्वायर। अब इस लूप के लिए कैलकुलेट कर लें, आपके पास एक आइट्रेशन में ये ले रहा है n स्क्वायर टाइम, उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई कर दी, समेशन, और दिस टाइम आपका जो लूप वेरिएबल है वो है i, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग ऑल द वे अप टू n। तो आपने जो कांस्टेंट को अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर इंटू n, आपके पास आ गया n क्यूब। तो इस पूरे एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम आपके पास आ गया वो क्या आ गया, आपका बिग O ऑफ n क्यूब। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं ये वाला यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये जो n स्क्वायर है, अगर मेरे इस एल्गोरिदम को 10 वैल्यूज दी जाएं तो इसका रनिंग टाइम जो है वो n स्क्वायर होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10,
यानी ये वर्स्ट केस में 100 यूनिट टाइम्स लेगा, ठीक? इसी तरह अगर मेरे इस एल्गोरिदम को n स्क्वायर वाले को 100 वैल्यूज़ दी जाएँ, तो इसका रनिंग टाइम जो है 100 इंटू 100 यानी ये कि 10,000 यूनिट टाइम्स में ये मेरे इन 100 वैल्यूज़ को प्रोसेस करेगा। जिस भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए एल्गोरिदम लिखा गया है, ये इतना टाइम ले रहा है, ठीक है? इस तरह अगर आपके पास लीनियर टाइम है, तो लीनियर का मतलब है कि अगर मैं इसको आपको इसको अगर 1000 वैल्यूज़ दे दूँ, तो ये उसको बिग O ऑफ 1000 टाइम में ही उसको मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके तमाम वैल्यूज़ को कंप्लीट करके मुझे रिज़ल्ट दे देगा। आपको नज़र आ रहा है कि लीनियर टाइम इज़ बेटर ऑफ कोर्स, क्वाड्रेटिक टाइम इज़ स्लोअर एंड द क्यूबिक टाइम इज़ इवन मोर स्लोअर। O पावर n पावर 3 O बिग O ऑफ n पावर 3 या जो क्यूबिक टाइम है दैट इज़ द स्लोवेस्ट ऑफ देम, ठीक? तो जितने ये टाइम बढ़ते जाएँगे ऑफ कोर्स उतना आपका एल्गोरिदम जो है वो लेस डिज़ायरेबल हो जाएगा। तो हम जनरलाइज़ करते हैं और लीनियर टाइम्स जो होते हैं ना, जितने भी आप एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, उनमें देखिए जो फास्टेस्ट होते हैं, जो पहले नंबर पर आते हैं, दे आर कांस्टेंट टाइम। बहुत कम एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो कि कांस्टेंट टाइम में ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। वो ख़ास स्पेसिफिक केसेस में होते हैं। उसके बाद उससे स्लोअर जो होते हैं बट स्टिल दे आर एट नंबर 2, दे आर कॉल्ड लॉगरिथमिक टाइम एल्गोरिदम। जैसे आपने बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ा है, मैं बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह उसको रिवाइज़ भी करूँगा। लॉगरिथमिक टाइम जो है वो बिग O ऑफ लॉग n टाइम लेते हैं, ठीक है? ये बिग O ऑफ k टाइम लेते हैं। k इज़ सम कांस्टेंट, सम नंबर रिप्रेजेंटिंग सम कांस्टेंट नंबर, ठीक? अच्छा, इसी तरह इसके बाद जो थर्ड नंबर पर आते हैं लॉगरिथमिक के बाद, दे आर कॉल्ड लीनियर टाइम एल्गोरिदम्स। लीनियर टाइम एल्गोरिदम्स जो हैं, वो आपके पास बिग O ऑफ n टाइम लेते हैं, ठीक? वो n वैल्यूज़ के को अगर उस एल्गोरिदम को n वैल्यूज़ दी जाएँ, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए n यूनिट टाइम में ही आपके प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। वो यूनिट टाइम जो है किसी प्रोसेसर पर माइक्रोसेकंड्स में आ सकता है, किसी पे मिलीसेकंड्स में और एक बहुत फास्ट प्रोसेसर में नैनोसेकंड्स में भी वो आ सकता है, ठीक? अच्छा जी, इसके बाद आपके पास इससे स्लोवर जो हैं, लीनियर टाइम के बाद दे आर कॉल्ड लीनियरिथमिक टाइम। बाज़ बुक्स में इनको लीनियरिथमिक टाइम कहा गया है। लीनियरिथमिक टाइम वो हैं, वो वाले एल्गोरिदम्स हैं, जो कि आपके पास बिग O ऑफ n log n टाइम लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स आपके कोर्स में आएँगे इंशाल्लाह, जिनको हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, n log n, ठीक? तो दीज़ आर स्लोवर देन बिग O ऑफ n बट दे आर आल्सो गुड एल्गोरिदम्स। बाद सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हम देखेंगे जो कि n log n टाइम में आपको प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, आपको डेटा सॉर्ट करके देते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आते हैं क्या उनको कहा जाए? उनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक और 6 वालों को कहा जाता है क्यूबिक और 7th नंबर पे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वालों को जनरलाइज़ करके कहा जाता है पॉलिनोमियल रनिंग टाइम्स। ठीक है? जिसकी मैंने आपको ऊपर एग्ज़ाम्पल दी। जैसे बिग O ऑफ n स्क्वायर आर क्वाड्रेटिक रनिंग टाइम एल्गोरिथम्स, बिग O ऑफ n क्यूब आर क्यूबिक रनिंग टाइम एल्गोरिथम्स एंड पॉलिनोमियल में आप फिर आप इसको जनरलाइज़ कर देते हैं। आप कहते हैं n पावर k वेयर k इज़ रिप्रेजेंटिंग सम कांस्टेंट, ये सम पॉलिनोमियल फॉर्म की फॉर्म में इसका रनिंग टाइम निकलता है। ठीक है? और इसके बाद आपके पास सेकंड लास्ट जो है, दे दे आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियली। ऐसे एल्गोरिथम्स जो n यानी वैल्यूज़ के साथ इंक्रीज़ करते हुए उनका जो रनिंग टाइम है वो एक्स्पोनेंशियली ग्रो करता है, ठीक? उनको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाए 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है? इस तरह के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, जो कि इस तरीके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 वैल्यूज़ दी जाएँ, तो इनको सॉल्व करने के लिए वो 2 रेज़ टू पावर 10 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है? अगर 5 वैल्यूज़ दी जाएँ, तो उसको सॉल्व करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रेज़ टू पावर 5 लेंगे या सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरीके से कि एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में वो ग्रो करते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके पास लेट मी रिमूव दिस 5, ये कहीं कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर दे। अच्छा, जो लास्ट जो सबसे स्लो टाइम्स होते हैं, वो रनिंग टाइम जो है दे आर कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल रनिंग टाइम, बिग O ऑफ n फैक्टोरियल की फॉर्म में इनको लिखा जाता है। देखिए ये ऑफ कोर्स दे आर स्लोअर बिकॉज़ अगर आपको कहा जाए कि 2 रेज़ टू पावर 6 वैल्यूज़, दिस मीन्स 2 को आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? और अगर आपसे कहा जाए कि 6 फैक्टोरियल, एक 6 वैल्यूज़ के देने पर एक एल्गोरिथम 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टाइम ले रहा है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर आप ये देख रहे हैं
कि 1, 2, 3 प्रोडक्ट में हर आने वाला नंबर जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ पे सेम नंबर की प्रोडक्ट प्रोडक्ट चल रही है, तो ऑफ कोर्स एक्स्पोनेंशियल टाइम्स जो हैं वो कम टाइम लेंगे और फैक्टोरियल जो है वो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो इस ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स है और जो डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कोर्स है, उसमें ये तमाम एल्गोरिथम्स वन बाय वन करके आपके सामने इंशाल्लाह आएँगे। अच्छा जी, अब देखिए अगर हम ग्राफ एक इसका बनाने की कोशिश करें और ये आपके लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम वैल्यूज़ प्लॉट करें और यहाँ पे हम रनिंग टाइम्स जो हैं उसके अगर प्लॉट करें, तो इस लाइन के बिल्कुल क्लोज़ यहाँ पर आपके आमतौर पे कांस्टेंट टाइम्स आते हैं, बिग O ऑफ k टाइम जिसको आप कह लें, ठीक है? जो आपके लॉगरिथमिक टाइम्स होते हैं वो इस तरीके से ग्रो करते हैं कि वो एक ख़ास जगह पे जाके जो है ना, वो रनिंग टाइम उनका बढ़ना बंद हो जाता है। वो इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि वो इस लाइन से बाज़-औक़ात ऊपर नहीं जाते, ठीक? लीनियर टाइम ऑफ कोर्स विल गो लाइक दिस, दे आर अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स द n पावर 1 रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इसी तरह आपके पास बिग O ऑफ n स्क्वायर जो है इनसे स्लो होंगे। इसी इसी तरह आपके पास बिग O ऑफ n क्यूब जो है वो यहाँ कहीं पाया जाएगा, ठीक है? और आप चलते जाएँ इस तरीके से चलते-चलते आपके पास यहाँ पर कहीं पॉलिनोमियल टाइम्स जितने भी हैं, वो वन बाय वन इस तरह करके मूव करेंगे और पॉलिनोमियल के बाद यहाँ कहीं आपके पास आ जाएँगे जिनको हम कहते हैं एक्स्पोनेंशियल टाइम्स। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी 2 रेज़्ड पावर n एंड द वर्स्ट ऑफ देम ऑल व्हिच आर वेरी स्लो एंड व्हिच ग्रो स्ट्रेट अप लाइक दिस, दे आर कॉल्ड फैक्टोरियल टाइम, ठीक। अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें, तो स्पीड वाइज़ जो है ये ग्राफ आपको बता रहा है कि स्लोवेस्ट आर दी फैक्टोरियल टाइम, उससे आपके पास उससे फास्टर एक्स्पोनेंशियल है, फिर पॉलिनोमियल टाइम्स हैं ये तीनों, ये आपके पास लीनियर टाइम है, ये आपके पास जो है लॉगरिथमिक टाइम है और ये आपके पास कांस्टेंट टाइम है। और यहाँ पर मुझसे एक रह गया व्हिच इज़ लीनियरिथमिक टाइम, ठीक है? व्हिच इज़ फास्टर देन दी व्हाट शुड आई कॉल इट क्वाड्रेटिक टाइम्स एल्गोरिथम्स बट स्लोअर देन दी लीनियर टाइम एल्गोरिथम्स, ठीक? वो यहाँ कहीं लाई करते हैं, n log n वाले जो होते हैं, जिनको n log n कहा जाता है, ये वाले एल्गोरिथम्स आपके पास 99% एल्गोरिथम्स आपको इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर मिलेंगे, ठीक? तो लॉगरिथमिक constant are the fastest, followed by logarithmic, then there are linear, then there are linearismic, n log n, then there is quadratic, cubic, polynomial, exponential, and the slowest of them are all are factorial time algorithms, ठीक? ये थोड़ा बहुत टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में है। अब इस टाइम कम्प्लेक्सिटी को यूज़ करते हुए हम थोड़ा सा बाइनरी सर्च को जल्दी से रिवाइज कर लें। बाइनरी सर्च के बारे में मैंने आपसे आपको अर्ज़ की थी कि बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन व्हाट? इट वर्क्स ऑन ओनली सॉर्टेड डेटा और ये आपकी गिवन अरे को लिस्ट्स में डिवाइड करता है और ये लिस्ट इस तरीके से फाइंड करता है कि उसके साथ 2 पॉइंटर्स रखता है। एक को लेफ्ट पॉइंटर कहा जाता है, एक को राइट पॉइंटर या बिगिनिंग और एंड या स्टार्ट एंड हाई जो मर्ज़ी आप इसे जैसे ये अब आपकी लिस्ट है, तो आप देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट पॉइंटर 0 है, तो इसका राइट पॉइंटर मैं सेट कर देता हूँ 12 पे। इसने इसका मिडल कैलकुलेट कर दिया 6। अब लेफ्ट पॉइंटर जो है वो येलो से नज़र आ रहा है और राइट पॉइंटर जो है वो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है और मिड जो है वो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है। अब इसका मिड जो है ना, इसकी कैलकुलेशन पर भी मैं थोड़ा-सा आपको बात कर लूँ, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिमाइज़ेशन। अगर आप देखें तो इसका मिड का जो फ़ॉर्मूला है दिस वन लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2, ठीक है? लेफ्ट राइट की जगह पर आपके पास स्टार्ट एंड भी हो सकता है और बिगिनिंग और हाई भी हो सकता है। देखें इसके साथ इसके पीछे छोटी-सी एक लॉजिक है। आपके पास अरेज़ जो है सी प्लस प्लस में स्टार्ट किससे इनिशियलाइज़ होते हैं? 0 से। तो अगर आपने मिड फाइंड करना है तो आप ये भी कह सकते हैं n/2 ये मिड तो आ जाएगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन बाइनरी सर्च जैसे-जैसे ग्रो करता है तो वो अगर वो राइट हाफ में चला गया मिडल के, तो उस केस में आपका लोअर चेंज हो जाएगा तो ये फ़ॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो दूसरा तरीका ये होगा कि आप लो प्लस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? सॉरी, इसको मैं थोड़ा-सा करेक्ट कर लूँ। लो प्लस स्टार्ट या इसको भी सॉरी बल्कि मैं 2 वर्ड्स को मिक्स कर गया यहाँ पे। लेट मी कॉल देम मैं वही जो मैंने अपने यहाँ पे एल्गोरिथम में लिखा है वही वाली वर्डिंग यूज़ करता हूँ। लेट्स कॉल इट लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट को लो और राइट को हाई भी कहा जाता है। बाज़ बुक्स में आप एल्गोरिथम इस तरीके से लिखा देखेंगे कि लेफ्ट की जगह बिगिनिंग और राइट की जगह हाई यूज़ किया जाएगा। जो भी हो, ये आपको मिडल पॉइंट कैलकुलेट करके देता है। जैसे हमारे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई लिस्ट जो है वो 6 से स्टार्ट होकर 7,
8, 9, 10, 11 इस तरीके की एक लिस्ट है। और इसके ऊपर आप बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे हैं, आप इसका लो देख रहे हैं क्या है 6 है, और इसका जो या लेफ्ट जो है वो 6 है, और इसका राइट जो है वो आपके पास क्या है 11 है। तो आप इसका अगर कैलकुलेट करें 6 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी 17 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसका मिडल यहाँ पे कैलकुलेट होगा इस तरीके से, सही। सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब इस इसमें एक इशू है। इसमें इशू ये है कि ये अक्सर प्रोग्रामिंग कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसका लेफ्ट जो है जो इतनी बड़ी वैल्यू है विच इज लेट्स सपोज 2 रेज़्ड टू पावर 31 माइनस 1, और प्लस इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास 2 रेज़्ड टू पावर 32 माइनस 1 कोई इतनी बड़ी वैल्यू है। और इसका अगर आपने कैलकुलेट करना है मिडल, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 2 रेज़ टू पावर 31 माइनस 1 और 2 रेज़ पावर 32 माइनस 1, और आपके पास इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर के अंदर इतनी बड़ी रेंज जो है वो स्टोर नहीं हो सकती, और आप उसकी रेंज से बाहर निकल जाएँगे, आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जाए, या आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर देगा। आप जो या आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो रैप अराउंड करके मिस कैलकुलेट हो जाएँगी, मिडल की वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, कि अगर लो बहुत बड़ा हो और या लेफ्ट बहुत बड़ा हो और राइट वैल्यू बहुत बड़ी हो, और वो आपके इंटीजर की मैक्सिमम पॉसिबल स्टोर होने वैल्यू वाली वैल्यूज की रेंज से बाहर ना निकल जाए, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं इस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली सॉल्व करने के लिए। हम कैसे चेंज करते हैं? हम कहते हैं मिडल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय 2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देखें यहाँ पे 2 का आप एलसीएम ले लें, ये आपके पास 2 लेफ्ट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास राइट माइनस लेफ्ट आ जाएगा, और 2 लेफ्ट माइनस लेफ्ट आपके पास एक ही लेफ्ट बचेगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास वही बन जाता है, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। लेकिन इस फॉर्मूले में हो क्या रहा है, क्या वो इश्यू नहीं रहेगा। अगर आपके पास लेफ्ट प्लस राइट दो बहुत बड़ी वैल्यूज को अगर आप पहले ऐड करने के बजाय, आप देखें आप राइट माइनस लेफ्ट करके उनमें से एक वैल्यू को छोटा कर रहे हैं। ठीक है? तो ये मेक श्योर करेगा कि आप उस इंटीजर की रेंज से बाहर नहीं निकलेंगे, और उसके बाद आप उसको लेफ्ट से 2 पे डिवाइड करके आप जो है ना फिर आप उसको लेफ्ट में ऐड करें, तो फिर आपके पास प्रॉपर्ली मिडल जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है? ये जब इससे माइनस होगा और 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर और भी छोटा हो जाएगा, और फिर आप इसमें लेफ्ट ऐड करें। तो वो वाला जो इश्यू है, जो प्रोग्रामिंग कंपटीशन में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, ये इश्यू इंशाल्लाह आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। इस केस में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, लेट्स गेट बैक टू द बाइनरी सर्च। ये आपका एल्गोरिदम आता है। मैं इसके ऊपर जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको डिटेल से इसमें बताऊँगा कि इसके ये सारी वर्किंग कैसे की जा रही है।